नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं भारत के नवे क्रम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन परिचय के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, जो 90s का दौर था बहुत ही उथल पुथल का रहा भारत के दृष्टिकोण से। भारत पर आर्थिक संकट उस समय गहराया था। भारत में सत्ता परिवर्तन बहुत जल्दी हुआ। पहले पीपी सिंह जी, फिर चंद्रशेखर जी, उसके बाद फिर राजीव गांधी की हत्या और फिर उन्हीं आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव साहब। वो दक्षिण भारत के जो है एक पहले व्यक्ति कह सकते हैं उनको, जो प्रधानमंत्री बने और यानी कि पहले गैर गांधी नेहरू परिवार से पहले व्यक्ति जिनको जो है प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया। अगर उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना और जो हैदराबाद राज्य का हिस्सा था उस समय के वारंगल जिले के नरसामपेट मंडल के लकनेपल्ली गांव में एक तेलुगु नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी सीताराम राव और माता रुक्माबाई जो है वो कृषक परिवारों से थी। तो अगर बात करें श्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में तो पीवी नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, पीवी नरसिम्हा राव, एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और जिनका पूरा नाम अगर हम बात करें उनके पूरा नाम के, तो उनका पूरा नाम पामुला पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव था। यानी कि पी फॉर पामुलपति, वी फॉर वेंकट और नरसिम्हा राव उनका जो है पूरा नाम था। और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। यानी कि उन बड़े ही विद्वान वो व्यक्ति रहे और इस विद्वान व्यक्ति ने को जो है बहुत सारी भाषाएं आती थी। और वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। यानी कि उनके प्रधानमंत्री से पहले वो आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भी रहे। तो उनका जो बचपन है वो मतलब तेलंगाना में भी था, जो वर्तमान तेलंगाना है। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो है वो हनमकोंडा जिले में प्राप्त की थी और बाद में उनकी जो शिक्षा थी वो उस्मानिया विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राप्त की थी। स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। 1930 के दशक के अंत में हैदराबाद राज्य में वंदे मातरम आंदोलन का वो उन्होंने हिस्सा लिया। और मतलब जो है वंदे मातरम आंदोलन का जो हिस्सा था उसमें बाद में हिस्लोप वो कॉलेज चले गए और अब नागपुर विश्वविद्यालय के वो अंतर्गत आता है। मतलब ऐसा उसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसके बाद अगर उनकी बात करें तो राजनीतिक कैरियर, तो राव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रूप में उन्होंने अपनी राजनीति प्रारंभ की। 1957 से 77 तक आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया और 1962 से 73 तक आंध्र सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर उन्होंने कार्य किया। वे 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भूमि सुधार और भूमि हदबंदी अधिनियमों को उन्होंने सख्ती से लागू किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति में निचली जातियों के लिए आरक्षण हासिल किया और उनके कार्यकाल के दौरान जय आंध्र आंदोलन का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रपति शासन उन्हें लगाना पड़ा। तो ये सारी जो उनका यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके जीवन के बारे, उनके जो राजनीतिक उनका जो जीवन रहा उसके बारे में मैंने चर्चा की। और बाद में वो जो है 1978 में कांग्रेस आई, जब बनी, जब पुनर्गठित हुई, कांग्रेस की टूटी और इंदिरा कांग्रेस अलग बनी, तो वो जो है आंध्र प्रदेश से लोकसभा के सांसद के रूप में वो जो है उन्होंने कार्य किया। वे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के मंत्रिमंडलों में कई विभिन्न दायित्व उन्होंने संभाले, जैसे कि रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय भी उनके यानी कि उनकी कैबिनेट में उन्होंने संभाले। तो यानी कि एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने विधानसभा से लेकर अपनी यात्रा केंद्रीय मंत्री तक जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मतलब जो है उसे उन्होंने बिताया था। उसके बाद फिर बात होती है राजीव गांधी हत्याकांड के बाद, यानी कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने और वे दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री बनने मतलब पहले वो जो है
दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति थे जो भारत के प्रधानमंत्री है, और पहले वो गैर हिंदी भाषी पृष्ठभूमि से जो है वो दूसरे व्यक्ति कह सकते हैं। तो 1991 का वो दौर जो आर्थिक दौर यानी कि आर्थिक संकट का जो दौर था, देश को दिवालियापन की ओर जो जा रहा था देश, उसे बचाने में पीवी नरसिंह राव साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। उनके विदेश मंत्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि सॉरी मैं बताना चाहूँगा कि वो भारत के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह रहे और वो उनके कैबिनेट में थे। उन दोनों ने मिलकर देश को जो है उस दिवालियापन से निकाला। तो ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो आर्थिक संकट भारत पर था उससे कहीं ना कहीं नरसिंह राव सरकार जो है सफल रही और भारत को पटरी में लाने में जो है वो उन्होंने काम करना शुरू किया। भारत में बाद में ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीज़ें जब भारत में लागू की गई तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी उससे उभरे और हम दिवालियापन से बचे। तो उन्होंने पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और 5 साल यानी 91 से लेकर 1996 तक जो आम चुनाव हुए उससे पहले वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। बहुत सफल कार्यकाल उनका रहा। आर्थिक सुधारों के लिए उनका कार्यकाल जाना जाता है। जो आर्थिक संकट भारत पर थे उनकी जो सुधार विदेशी निवेश के लिए जो उन्होंने बाजार खोला, पूंजी बाजार में सुधार, घरेलू व्यापार को नियंत्रण मुक्त कराने और व्यापार व्यवस्था में सुधार के क्षेत्रों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो मतलब पटेल एक जो थे मतलब राव जो थे आईजी पटेल को अपना वित्त मंत्री जो है चाहते थे। पटेल एक अधिकारी थे जिन्होंने 14 बजट तैयार करने में मदद की थी। वे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रमुख थे, लेकिन पटेल ने मना कर दिया और फिर उन्होंने मनमोहन सिंह जी को जो है अपना वित्त मंत्री बनाया था। और फिर बाद में मनमोहन सिंह और नरसिंह राव दोनों ने मिलकर भारत को जो है इस दिवालियापन से निकाला था। तो यानी कि ये सारी चीज़ें एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि जैसे जो हत्या हुई राजीव गांधी, उसके बाद जो मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री एक तरह से बाई एक्सीडेंट ही कह सकते हो उनको बनाया गया, लेकिन उसमें वो पूरे सफल हुए क्योंकि जो उनका जो अनुभव था वो भारत को आर्थिक संकट से जो है वो उदारीकरण की ओर लेके गया। और जो उस समय मतलब मनमोहन सिंह साहब ने और जो नरसिंह साहब ने जो काम किया उससे देश जो है इससे निकालने में आगे हुआ। साथ में राव ने सिख अलगाववादी आंदोलन को जो सफलतापूर्वक ख़त्म भी किया। कुछ हद तक कश्मीरी अलगाववादी आंदोलन को बेअसर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में चुनाव कराने के फैसले के लिए राव पूरी तरह से जिम्मेदार थे, चाहे मतदाता आधार कितना भी संकीर्ण क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें आतंकवाद, विघटनकारी गतिविधियाँ, इन पर सब पे उन्होंने जो है रोक लगाया। एक विषय और आता है बाबरी मस्जिद विध्वंस की। उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री थे और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय जनता पार्टी जो है भाजपा राम जन्मभूमि मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के रूप में केंद्र में ले आई थी और भाजपा तथा विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या तथा देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित शुरू किए थे। तो विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जिसका निर्माण भारत के पहले मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने किया था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो ऐसा माना जाता है कि यह स्थल हिंदू भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो हमारी मान्यताएं हैं, उनके आधार पे ये राम जन्मभूमि जो है वहाँ पर भगवान राम का मंदिर था और वहाँ पर फिर उसमें जो है मीर बाकी ने मस्जिद बनाई थी तोड़ के। तो वो जो 400-500 साल का जो इतिहास रहा, उसे कहीं ना कहीं एक तरह से उसे फिर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसको तोड़ दिया। तो तब भी प्रधानमंत्री जो थे वो एक तरह से हमारे पीवी नरसिंह राव थे। और तो राव ने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा। उसमें कारण क्या था कि जो हिंदू मुसलमानों के बीच जो दंगे हुए भारत में, जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बाद भारत में दंगे फैले। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे, भोपाल जैसे शहरों में दंगे फैले और अशांति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ा। तो राव ने मुसलमानों को जो आश्वासन दिया था कि भाई वहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा। लिब्राहन आयोग ने एक व्यापक सुनवाई और जांच के बाद राव को दोषमुक्त करार दिया गया। इसमें बताया गया कि राव एक अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री हैं और केंद्र के इस तर्क को स्वीकार किया गया कि संघ द्वारा केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जा सकता और न ही राष्ट्रपति शासन अफवाहों या मीडिया रिपोर्टों के आधार पर लगाया जा सकता है। तो इन चीज़ों से फिर बाद में बरी भी हुए। तो ये एक तरह से उसी समय फिर लातूर भूकंप 1993 में आया, जो लातूर जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर लातूर जगह में लगभग 10,000 लोग जो है इसमें मारे गए।
पुरलिया हथियार गिराने का एक मामला जो है ये भी नरसिंह राव सरकार में हुआ, यानी कि 1995 के पुरलिया हथियार गिराने के मामले में आरोपियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करने का आरोप उन पर लगाया गया। हालांकि यह भी साबित कभी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे और उन पर वो बरी भी हुए। यानी कि 1990 के दशक की शुरुआत में सबसे शक्तिशाली आरोप में से एक स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के रूप में सामने आया था, जिन्होंने अपने वकील राम जेठमलानी के माध्यम से खुलासा किया गया था कि उन्होंने अपने सभी मामलों को बंद करने में मदद के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राव को 1 करोड़ रुपए का भुगतान करा गया था। तो मतलब ये चीज़ें तभी जो है ये भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन वो भी बाद में ये आरोप जो है जांच हुई और साथ में एक उनके साथी मंत्री के तिवारी चंद्रस्वामी और के.एन. अग्रवाल के साथ मिलकर जाली दस्तावेज बनाने का आरोप भी उन पर लगा। और ये यानी कि कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप लगे उनसे वो बाद में बरी भी हुए, लेकिन उससे उनका बाद का जो जीवन है वो बहुत कठिन हुआ। मुश्किल हालात में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद 1996 के आम चुनाव में उन्होंने मतदाताओं ने नकारा और उनकी सरकार जो है वापसी नहीं कर सकी। और मतलब इसके बाद जो है राव को पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटाने पर मजबूर करा गया और उनकी जगह सीताराम केशरी को नियुक्त किया गया। राव ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो है बहुत शायद कभी भी अपने व्यक्तिगत विचारों और राय के बारे में बात की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजनीति में संन्यास लेने के बाद उन्होंने द इनसाइडर नामक एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ। और स्थानीय सूत्रों के अनुसार सरकार में कई प्रभावशाली पदों पर रहने के बावजूद उन्हें कई वित्तीय परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। उनके एक बेटे को उनके दामाद की सहायता से जो है शिक्षा मिली, उन्हें अपनी बेटी की फीस भरने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा, जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी। और भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी PVR के प्रसाद के अनुसार जो नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके मीडिया सलाहकार थे, राव ने अपने दोस्तों से बंजारा हिल्स स्थित अपने घर को बेचने के लिए कहा था ताकि वकीलों को बकाया जो है उनका बकाया जो है दिया जा सके। तो उसके बाद राव को 9 दिसंबर 2004 को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। 14 दिन बाद 83 वर्ष की अवस्था में उनकी जो है मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मामलों के मंत्री शिवराज पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष LK आडवाणी, रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी, PV चिदंबरम जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। और नरसिंह राव के लिए एक स्मारक बनाया गया जो संजीवैया पार्क के निकट स्थित है और 2005 में 1.2 हेक्टेयर लगभग 2.9 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया। 2015 में नरसिंह राव को दिल्ली की एकता बल पर एक स्मारक भी प्रदान किया गया जो एक राष्ट्रीय स्मृति के लिए एकीकृत किया गया है। राव को भारत सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से जो मरणोपरांत उन्हें सम्मानित किया गया। राव को प्रतिभा मूर्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो उनके जीवन में रहीं, यानी कि कहीं ना कहीं उनको जो जीवन उनका संघर्ष में भी था, पूरा जीवन जो रहा, यानी कि अगर प्रारंभ से लेके विधानसभा से लेके और भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की जो उनकी जो यात्रा रही और बाद में जो एक तरह से जो ग्लोबलाइजेशन या जो हम बात करते हैं कि उदारीकरण की, तो उसमें कहीं ना कहीं PV नरसिंह राव बहुत ही ज़्यादा सफल हुए। और जो उनका जीवन जो संघर्षों में भी था, कहीं ना कहीं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनना और गांधी नेहरू परिवार से अलग होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों को एक अलग श्रेणी में रखता है। और इसीलिए जो अब सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको जो है इस जो सर्वोच्च सम्मान है उससे उनको 9 फरवरी 2024 को सम्मानित किया। तो जो एक दक्षिण भारत का एक नेता, भारत के प्रधानमंत्री तक की जो उनकी यात्रा रही, बड़ी अच्छी रही, बहुत ही सफल रही। तो इन्हीं वक्तव्यों के साथ, इन जानकारियों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।